हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सक्षम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की बुक आर्थिक विकास की समझ में चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो बच्चों, हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे आर्थिक आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है और उन क्षेत्रों को क्या क्या कार्य सौंपे गए हैं। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है अर्थव्यवस्था को, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो उसमें उनके बारे में सिर्फ बताया था और थोड़ी थोड़ी जानकारी दी थी, लेकिन 10th क्लास में अभी हम इस लेसन में इनका पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। निम्न चित्रों को देखें। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। देखिए, हम भी देखते हैं कि इसमें चित्रों में क्या बताया गया है। देखिए, जो ये पहला चित्र है, इसमें ये पोस्टमैन है जो ये लोगों को चिट्ठी बांटते हैं। जो दूसरा चित्र बताया है उसमें एक कुली है जो लोगों का सामान उठाते हैं, जैसे बस स्टैंड पर या फिर रेलवे स्टेशन पर ये मिलते हैं तो वो सामान उठाते हैं। आगे हम देखें तो ये एग्रीकल्चर में है, ये खेतों में काम कर रही हैं 2 लेडीज़। यहाँ देखेंगे तो एक शॉप पर ये क्रेता विक्रेता हैं, ये इस सामान बेच रही हैं और ये खरीद रही हैं। और लास्ट हम देखेंगे ये यहाँ पर ईंटें बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि जहाँ वस्तुओं का उत्पादन होता है, मतलब फर्स्ट टाइम पे जहाँ वस्तु उत्पादित होती है वो होता है प्राथमिक क्षेत्र। फिर जहाँ वस्तु का निर्माण होता है वो होता है द्वितीय क्षेत्र। और जहाँ पर वस्तुएं मतलब सेवाएं की जाती हैं, वस्तुएं लास्ट में जहाँ उपभोक्ता को दे दी जाती है, जहाँ पे उनका इस्तेमाल हो जाता है लास्ट टाइम पर, वो होता है तृतीय क्षेत्र। तो इन तीनों क्षेत्रों के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो आप इनमें भी बता सकते हैं कि कौन सा कार्य किस क्षेत्र में आता है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। मतलब कुछ मापदंड हैं जिनके आधार पर, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जहां वो प्राथमिक क्षेत्र है, जहां निर्मित होती हैं वो द्वितीय क्षेत्र है, और जहां उन सेवाओं को बांटा जाता है, मतलब दिया जाता है किसी उपभोक्ता के द्वारा, उसका उपभोग किया जाता है, तो वो तृतीय क्षेत्र होता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। आगे हमें बताया है प्राथमिक क्षेत्र के बारे में कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के विभिन्न उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। देखिए, प्राकृतिक संसाधन जिस चीज़ में काम में आते हैं, जिस क्षेत्र में काम में आते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कि कपास की खेती। अब कपास की खेती है, उस खेती को करने के लिए क्या क्या चीज़ें काम में आएंगी? उसमें वर्षा काम में आएगी, उसमें मिट्टी काम में आएगी। तो ये जो वर्षा है, मिट्टी है और प्रकाश है, ये क्या है? ये सब प्राकृतिक संसाधन है। तो जिस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा वो सभी प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। यहाँ पे और भी उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि डेयरी उत्पादन है, खनिज और अयस्क है। जो डेयरी उत्पादन है ये हमें कैसे प्राप्त होगा? जब हम किसी गाय भैंस या किसी भी जानवर को जब हम चारा खिलाएंगे, तो जो चारा है या उसके लिए जो भी हम भोजन देंगे, तो वो कहाँ से हमें प्राप्त होगा? वो प्राकृतिक संसाधन है। आगे हम देखते हैं कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। मतलब ये फिक्स है कि प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होगा। और जब ये कहा जाए कि इसे प्राथमिकी क्यों कहा जाता है, तो इसलिए क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। क्योंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए, इसे प्राथमिक क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जब वस्तु को उत्पादित करते हैं, फर्स्ट टाइम जहाँ वस्तु का उत्पादन होता है, तो वो जो सभी चीज़ें हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कृषि है, और इसमें मत्स्य पालन है,
और वन है, इसमें डेयरी है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें प्राकृतिक हैं, और प्राकृतिक संसाधनों का जहाँ उपयोग आ गया वही हमारा प्राथमिक क्षेत्र है। यहाँ हम देखते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में तो क्या आता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग किया जाता है, और द्वितीयक क्षेत्र में जो उत्पाद बनाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से, तो उनको इस रूप में परिवर्तित किया जाता है कि वो आगे काम में ले जाए, उनका उपयोग किया जाए। तो जहाँ पर उन्हें उपयोग में लिए जाने लायक बनाया जाता है उन वस्तुओं को, तो वो ही द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ देखिए, यह प्रक्रिया किसी कारखाने, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। आपको पता ही है, कई चीज़ें हैं, जैसे पहले तो उनको ले लिया गया प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से, उनको लिया और फिर उनको जब विनिर्माण किया जाता है, उनको रिफ्रेश किया जाता है, तो वो कारखानों में हो सकता है, किसी कार्यशाला में हो सकता है, या फिर वो घर में भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे कई उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कपास के पौधे से रेशे प्राप्त करना और उससे सूत काटना और कपड़े बुनना। जैसे यहाँ आगे दिया हुआ है कि गन्ने से माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। जैसे कपास है, कपास से हम कपड़ा बुनते हैं, तो कपड़ा कहाँ बुना जाता है? कारखानों में। और जैसे गन्ना है, गन्ने से गुड़ चीनी बनते हैं, ये कहाँ किया जाता है? ये काम कहाँ होता है? ये होता है कारखानों में। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। जो ईंटें हैं, मिट्टी है, मिट्टी से सबसे पहले मिट्टी है जो प्राथमिक क्षेत्र है, फिर आती है ईंटें, वो द्वितीयक क्षेत्र है क्योंकि ईंटों का निर्माण किया जाता है। चूँकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसे तो कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, और जो द्वितीयक क्षेत्र है उसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें उद्योगों का कार्य होता है। आगे हम देखते हैं तृतीयक क्षेत्र। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। मतलब अब आ गया तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है कि जहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास को वो बढ़ावा देती हैं। जैसे जब चीज़ें तैयार हो गई, सबसे पहले हमने कृषि की वहाँ से हम लेकर आए, जैसे मान लो गन्ना लेकर आए हम, उससे फिर हम द्वितीयक क्षेत्र में गए, हमने बनाई, उससे चीनी गुड़ बनाया, ये सब द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। अब उस चीनी और जो गुड़ बनाया उसका क्या करें, हम मार्केट में जाकर बेचेंगे। तो जब मार्केट में जाकर उसे बेचा जाएगा तो वो हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। यहाँ हम देखते हैं कि जो परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। क्योंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो तृतीयक क्षेत्र है उसमें ना तो वस्तु उत्पादित होती है, ना निर्मित होती है, उसमें सिर्फ वस्तु उपयोग में लाई जाती है। मतलब लोगों के लिए उसका भाव सिर्फ सेवा का होता है, तो इसलिए उसका नाम तृतीय क्षेत्र का नाम है सेवा क्षेत्र। देखिए अभी हमने तीनों क्षेत्रों के नाम पढ़े हैं। तीनों क्षेत्रों के दो नाम हैं। प्राथमिक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है कृषि व सहायक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है सेवा क्षेत्र। इसी तरह से हम यहाँ आगे देखते हैं, जैसे शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची, वकील, ये सब जो हैं ये किसी चीज़ का उत्पादन तो नहीं करते, लेकिन ये हमें सेवा प्रदान करते हैं। जो शिक्षक हैं वो हमें पढ़ाते हैं, डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, धोबी हमारे कपड़े धोते हैं, नाई बाल काटते हैं। तो ये सभी जो हैं उत्पादन नहीं करके ये सिर्फ हमें सेवा प्रदान करते हैं। जैसे प्रशासनिक व लेखाकरण कार्य प्रशासनिक में आते हैं, IPS, IAS, RS, और जो भी हैं मिलिट्री में है, कोई पुलिस में है, तो ये सभी जो हैं ये प्रशासनिक सेवा करते हैं। लेखाकरण कार्य जो CA हैं, CS हैं, ये सभी लेखाकरण कार्य करने वाले हैं, तो ये सब भी हमें सेवा प्रदान करते हैं।
आगे और भी दे रखे हैं नवीन सेवाएं, जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सब जो हैं ये सब भी हमें सेवा प्रदान करते हैं। तो इसीलिए ही तृतीय क्षेत्र को कहा गया है सेवा क्षेत्रक। तो ये हमें ध्यान रखना है। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसे कहा गया है कृषि व सहायक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र है उसे कहा गया है औद्योगिक क्षेत्र, और जो तृतीय क्षेत्र है उसे कहा गया है सेवा क्षेत्र। देखिए, इसके लिए मैं एक उदाहरण बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये है प्राथमिक क्षेत्र, ये है द्वितीय क्षेत्र और ये है तृतीय क्षेत्र। तो देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें हमने कृषि करके गेहूँ उत्पादित की है। ये गेहूँ है, ये गेहूँ बने हुए हैं, तो हमने गेहूँ उत्पादित कर लिया। अब गेहूँ को हम लेकर जाएंगे दुकान पर इसका आटा पिसवाने के लिए, क्योंकि गेहूँ को साबुत तो खाएंगे नहीं, उसका आटा पीसना पड़ेगा। आटा पिसवाने के लिए लेके गए, और जब ये आटा पिस जाएगा तो इसे हम लेकर जाएंगे दुकानों में इसे बेचने के लिए। इसकी मतलब सेवा के रूप में ये काम में आए, लोगों तक ये पहुँचे, उपभोक्ताओं तक ये पहुँचे, तो इसे हम दुकान में लेके जाएंगे। तो जब ये गेहूँ थे तब तो ये थे प्राथमिक क्षेत्र, जब इनका आटा बन गया तो ये हो गए द्वितीय क्षेत्र, और जब इन्हें दुकान पर ले जाया गया सेवा के लिए तो ये हो गया तृतीय क्षेत्र। तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय होता क्या है। इसके आगे अब हम टॉपिक देखेंगे क्या है। देखिए, इसके आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे तीन क्षेत्रकों की तुलना। मतलब तीनों क्षेत्र जो हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों की तुलना के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी गणना कैसे की जाती है। देखिए, इसमें नीचे भी दे रखा है। देखिए, प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो तीनों क्षेत्रों की विविध वस्तुएं हैं, उनकी जो सेवाएं हैं, उनकी गणना हम कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि हमारे देश में जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, निर्माण हो रहा है और जो सेवाएं प्राप्त हो रही हैं, उन सब का जो अगर हमें पता लगाना हो कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है तो उसे हम कैसे पता करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि क्षेत्र तीन हैं अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो देखिए, इसमें यही पता लगाया जाता है, इसमें यही गणना की जाती है कि प्राथमिक क्षेत्र में कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया गया, द्वितीय क्षेत्र में कितनी वस्तुओं का निर्माण किया गया, और तृतीय क्षेत्र में ये पता लगा जाता है कि कितनी वस्तुओं का मतलब कितनी सेवाएं उपभोक्ता तक पहुंचाई गई। उन सभी की यहाँ पे गणना की जाती है, और जब उन सभी की गणना हो जाती है तो उसे ही कहा जाता है जीडीपी, जो आपने कई बार सुना होगा, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद इसे ही कहा जाता है जब तीनों क्षेत्रकों की गणना कर ली जाती है कि उन पर कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितना हमने अर्न किया है, उसे ही कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ हम देखेंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव है। यह न केवल वृहद कार्य है बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों, कंप्यूटरों, कीलों और फर्नीचरों की गणना और उनका योगफल कैसे कर लेते हैं। यह अत्यंत पेतु की बात है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो भी सारी चीज़ें हैं अभी तक भारत में, जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक, कील से लेकर कार तक, जो भी चीज़ें हैं उन सब की गणना कैसे हो जाती है। मतलब कौन सा तरीका है ऐसा जिससे इन सब की गणना हो जाती है, इन सब के बारे में पता चल जाता है कि कितनी वस्तुएं उत्पादित की गई, कितनी वस्तुएं निर्मित की गई और कितनी वस्तुएं हमारे मार्केट में आई, वो हम देखेंगे। देखिए, यहाँ देखिए, उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़रूरत नहीं है कि कितनी उत्पादित की गई, कितनी निर्मित की गई, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। तो ये बात हमें समझनी है कि ऐसा नहीं है कि उत्पादन कितना किया गया, उनका निर्माण कितना गया, उनकी ज़रूरत है। ज़रूरत हमें सिर्फ इतनी है कि अंतिम जो चीज़ें हैं, अंतिम क्या होता है, तृतीय क्षेत्र होता है, तो तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, सेवा क्षेत्र। बस हमें ये ज़रूरत है कि सेवा कितनी प्रदान की गई। जैसे हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, एक किसान है, उस किसान ने जो खेती करी उसमें जो गेहूँ उगे वो गेहूँ उसने दिए एक आटा मिल को।
8 रुपये किलो के हिसाब से, 8 रुपये किलो के हिसाब से दिए। अब वो गेहूँ दिए उसने वहाँ पे आटा मिल में, आटे मिल में वो गेहूँ पिसे, उसका आटा बन गया। तो जो आटा मिल है उसने अपने गेहूँ दिए एक बिस्किट कंपनी को। जब उसने बिस्किट कंपनी को दिए तो उसने दिए 10 रुपये किलो। अब बिस्किट कंपनी में जब वो गया आटा तो उसके बिस्किट बने, उसकी पैकिंग हुई, उसके सारा प्रोसेस हो गया। जब वो प्रोसेस ख़त्म हो गया और जब वो उपभोक्ता तक पहुंची वो चीज़, तो वो हो गई 60 रुपये किलो। तो अब 60 रुपये किलो में ये 8 रुपये वाला आटा मिल भी शामिल है और 10 रुपये वाली ये बिस्किट कंपनी भी शामिल है। अब जब हम गणना करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करेंगे, तो हम गणना करेंगे सिर्फ इसकी, क्योंकि इसमें ये दोनों ही शामिल हैं, ना कि हम तीनों की करेंगे। अगर तीनों की करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो वो सही नहीं होगा। तीनों की नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसी की करेंगे, क्योंकि इसमें ये भी शामिल है और इसमें ये भी शामिल है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि हमेशा अंतिम उत्पाद की ही गणना की जाएगी, क्योंकि हम उन सभी छोटी मोटी चीज़ों की गणना नहीं कर सकते जो उस अंतिम उत्पाद में लगती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक कार है। अब इस कार में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये कार है, इसमें ये पहिए भी लगे हैं, इन पहियों में भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगी हैं। इसमें ये कांच लगा है, इसमें हेडलाइट भी लगी है, इसमें प्लास्टिक भी लगा है, इसमें लोहा भी लगा है, इसमें कीलें भी लगी हैं बहुत सारी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन सभी छोटी छोटी चीज़ों की गणना करेंगे, क्योंकि ये करना तो असंभव है। तो ये ना कर सकें, मतलब ये ना करें, इसके लिए समय की भी बचत हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये पूरी गाड़ी की जो कीमत है 4, 5, 6 लाख जितनी भी कीमत है, वो ही हमारा गणना करने का अंतिम रूप होगा। हम उसी की ही गणना करेंगे, क्योंकि इसमें इन सारी चीज़ों की जो कीमत है वो सभी इसमें शामिल है। चलिए आगे हम देखते हैं कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल का देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। मतलब ये बात आप समझ ही गए ऊपर कि तीनों क्षेत्रकों में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों का जो भी कुल उत्पादन होगा उन सब की जो जानकारी प्रदान करता है उसे ही हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था को विशालता प्रदान करती है। मतलब किसी भी देश की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो किसी भी देश की जीडीपी जितनी ज़्यादा होगी उसकी अर्थव्यवस्था भी उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही बड़ी होगी, और जिस देश की जीडीपी जितनी कम होगी उसकी अर्थव्यवस्था भी उतनी ही छोटी होगी। यहाँ हम देखते हैं क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन क्या हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ है, द्वितीय क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ है और तृतीय क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ है। देखिए, सामान्यतया अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में ये देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। हमने भी देखा है कि शुरू से हमारे देश में भी शुरू में सिर्फ कृषि पर ही लोग निर्भर थे, सिर्फ कृषि पर, और किसी चीज़ पर नहीं, क्योंकि पहले सिर्फ कृषि ही थी। इतने जो सभी साधन हैं, ये कारखाने, फैक्ट्रियाँ, ये सब जो चीज़ें हैं ये अब आए हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो सभी पहले प्राथमिक क्षेत्र पे सक्रिय थे। लेकिन जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य में लग गए। जब पहले जो कृषि होती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। पहले इतने साधन भी नहीं थे जितने अब बन गए हैं, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ये प्रणाली परिवर्तित हो गई, बदल गई, वैसे वैसे जो लोग हैं वो भी आगे बढ़ते गए, वो भी दूसरे कामों में भी लगने लग गए। जैसे शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि हो गई, क्रय विक्रय गतिविधियों कई गुना बढ़ गई, खरीदना बेचना बढ़ गया। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्यों में भी जुड़ गए। मतलब अब सिर्फ लोग सिर्फ खेती पर ही निर्भर नहीं थे, वो दूसरे कार्यों में भी लग गए।
कई जो हैं वो शिल्पी बन गए, कई व्यापारी बन गए, परिवहन में लग गए, प्रशासन में लग गए, सैनिक कार्यों में लग गए। तो ये सभी चीज़ें आगे बदलती गईं। दूसरा पॉइंट यहाँ हम देखेंगे कि लंबे समय के बाद विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेती के काम में करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, डेवलप होती गई, वैसे वैसे लोग अब खेतों को छोड़कर कारखानों में काम करने लग गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया कृषि को, लेकिन अधिकतर जो लोग थे वो कारखानों में चले गए और कईयों से तो उनसे ज़बरदस्ती भी काम करवाया जाता था। हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि उनको कारखाने में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था कि वो उन खेती को छोड़कर कारखानों में और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें वो काम करें। तो इस तरह से कुल उत्पादन व रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा और इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। अब जो पहले प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थे लोग, वो अब अधिकतर द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर होने लग गए। तो इससे हमें पता चलता है कि क्षेत्रों का भी महत्व परिवर्तित हो गया। आगे देखिए, विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी जो लोग थे वो सेवा क्षेत्र में ही नियोजित थे। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। अब देखिए, अब क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र से वो चले गए द्वितीय क्षेत्र में और द्वितीय क्षेत्र से वो चले गए तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि अब ज़्यादा जो मुनाफा था, ज़्यादा जो प्रॉफिट था वो था तृतीय क्षेत्र में। तो इसलिए लोगों ने क्या सोचा कि हम ना तो प्राथमिक में रहेंगे ना द्वितीय में रहेंगे, हम तृतीय में रहेंगे। तो ज़्यादातर जो श्रमजीवी लोग थे वो सभी तृतीय क्षेत्र में चले गए। और जो विकसित देश हैं, विकसित देशों की जो विशेषता है वो यही है कि उसमें ज़्यादातर लोग तृतीय क्षेत्र में हैं, ज़्यादातर लोग वो बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए वो विकसित हैं। यहाँ हम देखते हैं भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक कि भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में तुलना। देखिए, यहाँ इस आलेख को देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि 1973 और 74 में देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कितना है, वो थोड़ा ज़्यादा था। उसके बाद जो द्वितीय क्षेत्र है वो उससे थोड़ा सा कम था और जो तृतीय क्षेत्र है वो भी कम था। लेकिन 2013-14 में क्या हुआ है कि प्राथमिक जो क्षेत्र है वो थोड़ा है, फिर जो द्वितीय क्षेत्र है वो उससे ज़्यादा है और जो तृतीय क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। ये देखिए, प्राथमिक ये है कम, द्वितीय ये है उससे थोड़ा ज़्यादा और जो तृतीय है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जो विकसित देशों की जो पहचान है वो भी यही है कि उसमें सभी ज़्यादातर जो लोग हैं वो तृतीय क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? अभी हमने देखा कि जो तृतीय क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों से बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ऐसा क्यों हो गया? इसका कारण यह है, फर्स्ट तो यह है कि किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाकतार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी आदि की आवश्यकता होती है और इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। अब ये जो सब हैं ये सभी तृतीय क्षेत्र में आती हैं, क्योंकि ये ना तो उत्पादन करती हैं ना किसी चीज़ का निर्माण करती हैं। ये सीधे ही सेवा प्रदान करती हैं। तो जिन जिन चीज़ों में सेवा प्रदान की जाती हैं वो सभी तृतीय क्षेत्र में आती हैं। और ये जो सभी चीज़ें हैं, परिवहन है, बैंक है, प्रशासनिक कार्यालय है, सेवा है, थाना कचहरी है, शैक्षिक संस्थाएं, ये सभी जो चीज़ें हैं ये लोगों के लिए बुनियादी हैं। तो एक कारण तो ये है। दूसरा हम देखेंगे कि कृषि व उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। अब प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र अगर उनका विकास अधिक होगा तो जो कृषि है उसके उद्योगों में, परिवहन उद्योगों में, व्यापार में, भंडारण जैसी जो सेवाएं हैं उनमें भी विकास होगा। तीसरा कारण ये है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग
निजी हॉस्पिटल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की मांग शुरू कर देते हैं। तो इन सब से क्या है कि वो परिवर्तन अपने आप ही आ जाता है। जैसे मान लीजिए प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जब व्यक्ति गया तो उसकी धीरे धीरे उसने कमाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे उसकी आय बढ़ गई। तो लोग क्या चाहते हैं कि हम भी होटलों में जाएं, हम भी रेस्टोरेंट में जाएं, पर्यटन करें, शॉपिंग करें, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो उनकी मूलभूत आवश्यकता बन गई है, तो वो वहाँ जाना चाहते हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं ये काम मिलेंगी तृतीय क्षेत्र में। चौथा कारण है, विगत दशकों में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण व अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसे इंटरनेट है, साइबर कैफ़े है, तो इंटरनेट से जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं जो व्यक्ति के लिए आज के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो सब भी जो चीज़ें हैं वो सब भी आती है तृतीय क्षेत्र में, तो इसलिए वो ज़रूरी बन गई हैं। आगे हम देखेंगे कि जो ज़्यादातर लोग हैं, अधिकांश लोग, वो कहाँ नियोजित हैं, कहाँ नियोजन कर रहे हैं। तो देखिए इसमें बताया है आलेख 2 सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी बताई गई है। देखिए इसमें आलेख 2 में ये, तो इसमें बताया गया है कि 1973-74 में तो जो प्राथमिक क्षेत्र था वो इसमें दे रखा है 40%, और जो द्वितीय क्षेत्र है वो इसमें लगभग 12% दे रखा है। लेकिन जो तृतीय क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है 48%। तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है वो किसकी है, तृतीय क्षेत्र की है सबसे ज़्यादा। अगला हम देखते हैं 2013 और 14 में क्या रहा। तो 2013-14 में रहा कि जो प्राथमिक क्षेत्र है वो लगभग 12% है, द्वितीय क्षेत्र है वो लगभग 20% है, लेकिन जो तृतीय क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, उसकी हिस्सेदारी बहुत ही ज़्यादा है, वो लगभग 58% है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो है सकल घरेलू उत्पाद में वो है तृतीय क्षेत्र की। यहाँ देखेंगे कि भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सच यह है कि चाहे सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है। कि परिवर्तन तो हुआ है लेकिन फिर भी जो रोजगार है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। कैसे कि आरेख 3 में वर्ष 1972-73 में 11-12 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रकों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है। उसमें आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। मतलब इसमें बताया गया है, आलेख 3 को देखकर हम समझेंगे। देखिए इसमें बताया है कि 1972 और 73 में जो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी थी वो कितनी थी, 74% थी, और जो द्वितीय क्षेत्र है उसकी हिस्सेदारी 11% और तृतीय क्षेत्र की 15% थी। मतलब सबसे ज़्यादा शुरू में किसकी थी, प्राथमिक क्षेत्र की ही थी, क्योंकि लोगों को सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में ही जाना पड़ता है अगर उन्हें रोजगार चाहिए, फिर धीरे धीरे वो द्वितीय क्षेत्र में जाते हैं और फिर उसके बाद वो तृतीय क्षेत्र में जाते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा रोजगार हो जाता है, जब बेरोजगारियों की संख्या बिल्कुल कम हो जाती है, तब वो तृतीय क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था पहले भी प्राथमिक क्षेत्र की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी थी। फिर आ गए 11-12 में, जब 2011-12 आया तो उसमें भी जो हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है वो है तृतीय क्षेत्र की 49%। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र की है 24 और तृतीय क्षेत्र की है 27। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अब भी हिस्सेदारी जो है वो किसकी है, तृतीय क्षेत्र की है। वो इसलिए क्योंकि अब भी रोजगार में मतलब बढ़ाई नहीं हुई है, अब भी बेरोजगारी दिखती है, अब भी बेरोजगारी बढ़ी हुई है। यहाँ बताया भी हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ। मतलब जैसे ऊपर होता आ रहा है कि सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र का है हिस्सेदारी है, सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र ने ही सकल घरेलू उत्पाद में योगदान दिया है। तो अब इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। रोजगार के पर्याप्त अवसर लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। अवधि में वस्तुओं के उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है।
परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र पर यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई है। मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग जा रहे हैं वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन तृतीय क्षेत्र में जाने के लिए उनके पास रोज़गार उपलब्ध नहीं होता, उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो उसमें जा पाएँ। आगे हम देखेंगे कि इससे होता क्या है। इससे देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 1/4 है। इसकी तुलना में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 4/5 हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? बिल्कुल सही है कि जो कृषि क्षेत्र में लोग कार्य कर रहे हैं वहाँ लोग अगर 5 की ज़रूरत है, अगर वहाँ लोगों को 5 की ज़रूरत है, 5 लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ पर 6 लोग काम कर रहे हैं। तो जो छठा है वो काम करे या ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भी अपनी रोजगारी को छिपाने के लिए वो वहाँ लगा हुआ है, वो वहाँ कार्यरत है। इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, जो अभी हमने बात बताई थी। इसलिए यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हो तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। ये अल्प बेरोजगारी ये होता है कि जितने लोगों की ज़रूरत है जिस जगह पर, अगर वहाँ उससे ज़्यादा लोग कार्य करें लेकिन काम उतना ही हो जितना कम लोग कर रहे हैं, तो उस बेरोजगारी को अल्प बेरोजगार कर रहे हैं। जैसे 5 लोगों की ज़रूरत है, काम कर रहे हैं 7 लोग, तो जो 2 लोग एक्स्ट्रा हैं वो अल्प बेरोजगार हैं। यहाँ एक उदाहरण भी दिया हुआ है, देखिए। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार व अरहर जैसी फसलें उपजाता है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार नहीं मिल रहा, कहीं और उनके पास काम नहीं है, तो इसलिए वो सभी खेत में काम करते हैं। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, लेकिन वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार के अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी जो बेरोजगारी होती है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, ये उनसे अलग हैं, खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसके 3 नाम हैं: छिपी हुई बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, और एक ये चौथा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। आगे देखिए। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के साथ कुछ अतिरिक्त आय होती है। क्योंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता। अब हुआ क्या है कि जो लक्ष्मी था उसके घर में से 2-4 लोगों को, जो बड़े ज़मींदार हैं, वो ले गए अपने घर में काम करवाने के लिए। लेकिन जब वो चले गए 2 लोग वहाँ से, तो उनके खेतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो 2 थे वो अतिरिक्त थे, उनके पास कोई और काम नहीं था, इसलिए वो ज़बरदस्ती उसमें लगे हुए थे। लेकिन जब वो चले गए, वो वहाँ काम कर रहे हैं, तो अब उनके पास अतिरिक्त आय भी आती है। तो इसका अर्थ यह है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रकों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार को तलाश करते हैं, जैसे कि प्लम्बर है, पेंटर, मरम्मत कार्य, ये जैसे रोजगार हैं।
तो इनमें क्या होता है, ये भी अल्प बेरोजगारी में आते हैं। वो कैसे आते हैं कि जैसे मान लीजिए प्लम्बर है, तो प्लम्बर को रोज़ रोज़ तो काम मिलता नहीं है। जब उसका काम होता है कोई महीने में 1-2 बार, जब उसको कोई बुलाता है तभी उसको अपने पैसे मिलते हैं, तभी उसकी आय होती है। पेंटर है, पेंटर भी ऐसा ही है, जब कुछ काम होता है तभी उसको बुलाया जाता है। तो जो भी मरम्मत करने के भी जो कार्य हैं वो सभी लोग अल्प बेरोजगारी में आते हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। देखिए, अब जो सरकार है वो अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे कर सकती है। देखिए, इसे हम कुछ पॉइंट्स बनाकर इन्हें बता सकते हैं। जैसे कि भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकती है। मतलब भूमि की सिंचाई के लिए एक कुएं का निर्माण करेगी तो उससे भी लोगों के पास रोजगार उपलब्ध होगा थोड़ा बहुत। तो सरकार ये कर सकती है कि उनके लिए, उसके लिए, उस चीज़ के लिए, कुएं के लिए मुद्रा व्यय कर सकती है, या फिर उनको, किसानों को या जो भी हैं लोग, उनको बैंक से लोन दिलवा सकती है। तो पहली तो ये हो गई। आगे हम देखते हैं कि दूसरी और क्या चीज़ें हैं जो सरकार कर सकती है। इसमें देखेंगे, दूसरा है खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण कर सकती है, या फिर एक नहर खोदी जा सकती है खेतों के लिए। जो उसमें जो लोग लगे हुए हैं, ज़बरदस्ती वाले जो लोग लगे हुए हैं, उनको हटाकर जितने की ज़रूरत है बस उनको रख के और नहर खोदी जा सकती है वहाँ पे, या फिर नए बांध का निर्माण किया जा सकता है, जिससे जो खेतों की आवश्यकता है वो पूरी हो सके। हम देखेंगे और क्या हो सकता है, और क्या क्या सरकार कदम उठा सकती है कि वह स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान कर सकती है। मतलब अच्छी ब्याज दर पर उन्हें लोन दे सकती है। चौथा पॉइंट है कि वह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकें। ऐसे रोजगारों को उनको उपलब्ध करवाना, ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराना कि उनके टैलेंट को पहचान कर उनको और नए नए रोजगार उन्हें दिला सकती है जहाँ पे बहुत अधिक लोगों की ज़रूरत है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें करके जो सरकार है ऐसी अल्प बेरोजगारी को ख़त्म कर सकती है। यहाँ और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अकेले शिक्षा क्षेत्र में ही लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। शिक्षा क्षेत्र में कई शिक्षकों की ज़रूरत होती है, जो चपरासी हैं उनकी ज़रूरत होती है, प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है। तो इन सभी को मिलाकर करीब 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उनके लिए उपलब्ध करवा सकती है काम। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय 1 में चर्चा कर चुके हैं। हमें पहले पता चल चुका है कि हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था यही, कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हमें रोजगार उपलब्ध हो सकता है। यहाँ दिया है कि यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। कि पर्यटन क्षेत्र में अगर सुधार होगा तो वहाँ पर भी कई लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि सरकार ने रोजगार के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, मनरेगा जिसे हम कहते हैं। मनरेगा 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है, उनको सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। मतलब उन्हें 1 साल में 100 दिन के लिए कार्य करने के लिए बुलाया जाता है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी
जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। मतलब उनको ऐसे काम सौंपे जाएंगे कि जिससे बाद में उनको भूमि का जो उत्पादन है वो बढ़ता रहे। और अगर कुछ काम उन्हें नहीं भी दिया जाता है, 100 दिन के अलावा उन्हें अगर कुछ काम नहीं मिलता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये कदम सरकार ने उठाया है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, सुगठित व असंगठित के रूप में क्षेत्रों का विभाजन। देखिए अब ये क्या है, संगठित और असंगठित रूप में क्षेत्रों का विभाजन किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे ये एक तो कांता का और एक कमल का उदाहरण दिया गया है। हम इन्हें पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या है। देखिए सबसे पहले हम कांता के बारे में पढ़ेंगे। कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। भविष्य निधि का मतलब है जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद हमें हमारी ही सैलरी में से काटा हुआ जो है, हमारी सैलरी में से जो सैलरी काटी जाती है, हमारी पैसे काटे जाते हैं तो वो हमें लास्ट में मिलते हैं जब रिटायर होते हैं तब, तो वो होता है भविष्य निधि। उसे चिकित्सकीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। सवेतन का मतलब उस दिन का अवकाश होता है, लेकिन उसे सैलरी उस दिन की मिलेगी। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। तो इससे हमें पता चलता है कि उसके पास एक सरकारी नौकरी है और उसका टाइम फिक्स है ऑफिस का, संडे की उसकी छुट्टी होती है और उसे वो सारी चीज़ें मिली हुई हैं। वेतन के अलावा, सैलरी के अलावा उसके सरकारी नियमों के तहत उसको भविष्य निधि भी मिलेगी और उसे चिकित्सकीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। रविवार की छुट्टी होती है लेकिन रविवार का छुट्टी के उसको सैलरी भी मिलती है और ये उसका कंटिन्यू मतलब रोज का उसका रूटीन है। अगला हम पढ़ते हैं कमल। कमल क्या करता है, देखिए कमल कांता का पड़ोसी है। वह नज़दीक की किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह एक दुकान चलाता है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता क्योंकि वो उसका खुद का बिजनेस है। जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिलता जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए वो कह सकता है। मतलब जो कमल है वो एक दुकान पर काम करता है किसी और की दुकान पर, और उसको छुट्टी के पैसे नहीं मिलते हैं, ना उसे कोई और सैलरी के अलावा कुछ और चीज़ दी गई है। जिस दिन की वो छुट्टी करेगा उस दिन के उसके पैसे नहीं मिलेंगे। तो इन दोनों परिस्थितियों से हम समझ सकते हैं कि संगठित क्षेत्र क्या है और असंगठित क्षेत्र क्या है। यहाँ पे दिया है कि कांता और कमल के रोजगार की परिस्थितियों में अंतर क्या है। देखिए अंतर यह है कि जो कांता है वो संगठित क्षेत्र में कार्य करती है। कैसे कि उन्हें सरकारी नियमों व विनियमों का अनुपालन करना होता है, इसलिए वो एक संगठित क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसे संगठित क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधि होती है। जहाँ पे नियमों से, कानूनों से कार्य चलते हैं वो एक संगठित क्षेत्र है। जहाँ पे सरकारी नौकरी है वो एक संगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, मतलब उन्हें सिक्योरिटी भी मिलती है। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। जैसे कि रिटायर होने की एज होती है 60 ईयर्स, तो उनको तब तक ही काम करने की आशा होती है। लेकिन दुकानों में अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें कोई एज नहीं है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। अगर वो ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो उन्हें ज़्यादा कार्य मिलेगा, ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा। सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सकीय लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना
होता है। मतलब जो संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको संवेतन छुट्टी भी मिलती है, अवकाश में उनको भुगतान भी दिया जाता है, भविष्य निधि भी मिलती है और सेवा के लिए उनको अनुदान भी मिलता है। लेकिन और इसमें जब लास्ट में जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनको पेंशन भी मिलती है। लेकिन जो कमल है वो इससे उल्टे में कार्य करता है। वो क्या, एक असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है। देखिए कैसे कि जो कमल है वो असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है। छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं लेकिन उनका अनुपालन नहीं होता और वे कम वेतन वाले रोजगार होते हैं और प्राय नियमित नहीं होते। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार भी सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम हो जाता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर करते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई कार्य अच्छा कर रहा है तो उसको रखेंगे और कई लोग अगर काम खराब करते हैं तो उनको हटा देते हैं। मतलब इनका कोई नियम कानून नहीं है, इनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है इनकी नौकरी में। अब हमने ये देख लिया कि संगठित क्षेत्र क्या है और असंगठित क्षेत्र क्या है। तो अब हम आगे ये देखेंगे कि जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। तो हम ये देखते हैं कि ये लाचार लोग हैं। कौन से लोग? जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो वो लोग हैं वो बहुत ही लाचार लोग हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों और कारीगरों, बुनकरों, लुहारों, बढ़ई से रचित होना है। मतलब ज़्यादातर जो असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं वो कौन कौन होते हैं? वो या तो भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं, या छोटे और सीमांत किसान होते हैं, लुहार होते हैं, बढ़ई होते हैं, सुनार होते हैं। ये जो लोग होते हैं यही होते हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। जब ऐसा किया जाएगा, उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तो वह असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में परिवर्तित हो सकते हैं। आगे देखेंगे कि शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योग के श्रमिकों और निर्माण, व्यापार, परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वालों, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों से भरा पड़ा है। जो बड़े शहरी जगह हैं तो शहरों में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा लघु उद्योग देखने को मिलते हैं, जैसे कि कबाड़ उठाने वाले होते हैं, वस्त्र निर्माण करने वाले होते हैं, सिर पर बोझा ढोने वाले भी होते हैं, सड़कों पर जो बेचते हैं चीज़ें वो होते हैं। तो लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद की विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की ज़रूरत होती है। मतलब इसका ये है कि चाहे ऐसे श्रमिक गांव में हों या शहरों में हों, दोनों को ही उनको संरक्षण दिए जाने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों से जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं, ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है कि अगर उनको काम भी दिया जाता है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, पिछड़ी जातियों के लोग हैं, तो अगर वो काम करते भी हैं तो उनको कम मजदूरी दी जाती है और उनके साथ भेदभाव भी किया जाता है। आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें भी सहायता की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र।
देखिए, स्वामित्व पर आधारित कौन से क्षेत्र के हैं? इनमें 2 क्षेत्र आते हैं, सार्वजनिक और निजी। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है। और निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। ये आपको पता ही कि जो सार्वजनिक है तो वो तो सरकार का है, जो निजी है वो किसी एक व्यक्ति का उस पर स्वामित्व है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अथवा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में हैं। आपको पता ही है कि जैसे जो बड़ी जो ये हैं रेलवे हैं, डाकघर है, बस स्टैंड है, तो इनका जो है क्षेत्र वो सब सार्वजनिक है, लेकिन जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, इनकी जो कंपनियां हैं वो सब प्राइवेट हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। अगर निजी क्षेत्र की कंपनियों में अगर कोई काम करेगा तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, लाभ कमाना। और इनके लिए हमें जो स्वामी हैं, उनके एकल स्वामी हैं या उनके जो बिजनेसमैन हैं, उनको भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करो या अन्य तरीकों से वो करती है। जो निजी हैं कंपनियां, निजी जो क्षेत्र हैं, उनका जो उद्देश्य है वो सिर्फ लाभ कमाना है, लेकिन सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं उनका उद्देश्य लाभ कमाना ही नहीं होता। उनका उद्देश्य होता है कि वो लोगों के लिए काम भी किया जाए। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्योंकि इनमें कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हज़ारों लोगों से पैसा इकट्ठा करना भी आसान नहीं है। फिर वे यदि चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं। मतलब सीधा सा ये है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए अच्छा है, लेकिन जो निजी क्षेत्र है वो उसमें लोगों का शोषण भी होता है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्रक उन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री में बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। जैसे कई चीज़ें हैं जहाँ पे सरकारी समर्थन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उत्पादन मूल्य पे बिजली की बिक्री हो रही है तो वहाँ पे सरकार से हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी, हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर इसे बेचती है। और इन सभी पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इन सभी चीज़ों के लिए सरकार अपना व्यय करेगी ही करेगी। आगे हम देखेंगे कि जैसे कुपोषण है, कुपोषण के शिकार हैं लोग, तो उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। उनमें शिशु मृत्यु दर के बारे में हमने पढ़ा है कि ओडिशा में 44, मध्य प्रदेश में 47 का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों में से अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं, ये सब देने की ज़रूरत है। तो ये सभी कार्य जब होंगे तभी हमारा जो देश है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो संगठित होगी और सभी को रोजगार दिलाने में वो सफल होगी। तो बच्चों, अभी तक हमने इस लेसन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, कई पॉइंट्स पढ़े हैं कि हमारे तीनों जो क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, तीनों के बारे में पढ़ा है कि वो कौन कौन से होते हैं, कौन से क्षेत्र का महत्व अब ज़्यादा बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, संगठित क्षेत्र क्या होता है और असंगठित क्षेत्र क्या होता है, रोजगार कैसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं लोगों को, बेरोजगारी के क्या क्या तरीके हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी और ये हमारा जो लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में
मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। धन्यवाद।